अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मौसम तब्दील हो रहा है। मौसम ऐसा तब्दील हुआ इस बार जो हमने पहले कभी नहीं सोचा था। इस बार मौसमी तब्दीलियाँ हम सबको अजीब लग रही हैं। क्यों? इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस बार गर्मी में शिद्दत अजीब सी है, इस बार मॉनसून बहुत अजीब सा है, जल्दी शुरू हो गया और लंबा चल रहा है, और बारिशों के बैक टू बैक स्पेल हो रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। कुदरत का निज़ाम है, आप और मैं इस पर हम कोई बात नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इसमें हमने अपने आप को सेफ कैसे रखना है, ऑफ कोर्स ये एक सवाल है। आज का प्रोग्राम इसी चीज़ पर बेस्ड है, एक अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम है, और इस आगाही प्रोग्राम के अंदर आज हम शामिल करेंगे जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर जो आप इन्फेक्शन आजकल के इस सीज़न में देख रहे हैं वो क्या है। क्या वो एक्जिमा है, क्या वो सोराइसिस है, क्या वो रिंग वॉर्म्स हैं, या वो कोई और बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है। सो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिल्द के अमराज पर, और इस सिलसिले में हम मुलाकात करेंगे कुछ डॉक्टर से, कुछ डाइटिशियन से, क्योंकि दोनों का ही चोली दामन का साथ है और दोनों का ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली जब आपकी कोई भी स्किन डिजीज़ अपीयर होती है। सो आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन पे। क्यों फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है इस सीज़न में, आखिर ऐसी क्या खास बात है जो पहले नहीं थी? क्यों लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और जल्दी अमराज का शिकार हो रहे हैं? आइए आगे बढ़ते हैं और ये आगाही प्रोग्राम आप तक पहुंचाते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। आगे बढ़ाते हैं, और मॉनसून के सीज़न में इस बार बहुत ज़्यादा तब्दीली है। आप देख रहे हैं जिस तरह से बारिशों का सिलसिला है, बैक टू बैक स्पेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मौसम कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी एकदम से हब्स हो जाती है, हवा कभी रुक जाती है और कभी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। आप जान रहे हैं कि मौसम में तब्दीली, जो क्लाइमेट चेंज की बात हम गुज़श्ता कई सालों से करते आ रहे थे कि वक्त के साथ साथ अब आने वाले दिनों में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मौसम तब्दील हो जाएंगे। तो इस साल 2025 में हमने वो सारी चीज़ें देख ली हैं। गर्मी पहले आ गई, सर्दी जल्दी चली गई, फिर मॉनसून जल्दी शुरू होगी, और इतना लंबा स्पेल और इतना ख़तरनाक स्पेल है जो पहले कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन कुदरत के मामला हैं, कुदरत बेहतर जानती है। हाँ, लेकिन हमने अब इसमें अपने आप को कैसे सेव करना है ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे आज के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि जो स्किन इश्यूज़ हैं इस बार, जो रूटीन ईयर्स की हम बात करते हैं गुज़श्ता सालों से, इस साल मॉनसून में जो स्किन इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा अजीबोगरीब से हैं, और वो मतलब उनमें फंगल इन्फेक्शन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा लोगों में दिखाई भी दे रहा है और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इसके रिपोर्ट हो रहे हैं। इस बारे से हम बात करते हैं। डॉक्टर नादिया अली हमारे साथ मौजूद हैं। आप FCPS डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा MBBS पंजाब हैं। डॉक्टर साहब को खुशामदीद करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। मौसम में इस बार तब्दीली आपने क्या महसूस की है? जी बिल्कुल, मौसम में तब्दीली इस दफ़ा ज़्यादा है पहले से। एक तो बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं पहले की निस्बत, और जैसे आपने कहा इस दफ़ा सर्दी वाकई बहुत कम थी, शॉर्ट ड्यूरेशन की थी, और गर्मी जल्दी स्टार्ट हो गई और लंबी सख्त शुरू हो गई और लंबी चल रही है। और अब मॉनसून का सीज़न भी थोड़ा लंबा है और शदीद है। आपने देखा है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे सैलाब आ रहे हैं, तो ये इस दफ़ा सिलसिला कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। तो देखें, अब हम पहले होता था कि मॉनसून में ठीक है, आपको थोड़ा स्किन इश्यूज़ होते थे, कई लोगों को रैश हो जाते थे, मतलब ज़ाहिर है नमी रहती है बॉडी के ऊपर, कभी हम उसको साफ़ कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, और फिर डस्ट भी उसमें शामिल होती है, वो लोग जो घरों से बाहर कामकाज के लिए भी जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल हमें मसला स्किन का हम देखते आए हैं। इस बार जो फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा है, और हर एज फैक्टर में है। मुझे बताएं इसकी रीज़न क्या बन रही है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया है। फंगल इन्फेक्शन इस दफ़ा रूटीन से कुछ ज़्यादा ही हैं। उसकी वजूहात की तरफ भी आते हैं। मॉनसून के सीज़न में तकरीबन सारे ही इन्फेक्शंस, और ख़ासकर गर्मियों में सारे इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, और इनमें टॉप जो है हमारे फंगल इन्फेक्शंस हैं। बैक्टीरियल भी होते हैं, लेकिन आप फंगल की चूँकि हम आज बात कर रहे हैं, तो फंगल इन्फेक्शन मॉनसून में नमी, गंदगी और मॉइस्चर और पसीने की वजह से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सफोकेशन है और जो हमारा पाकिस्तान में जैसा मरतूब मौसम है ना, इसमें ये मसला ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ ये है कि हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है इसमें, और पानी जगह जगह खड़ा हो जाता है, तो उस वजह से भी फंगस जो है ज़्यादा ग्रो कर जाती है, और स्किन कांटेक्ट हो जाए तो इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अच्छा, जैसे बॉडी के डिफरेंट ऐसे पार्ट्स हैं, मतलब अंडर आर्म्स हो गए, बाकी बॉडी पार्ट्स हो गए, कि हम उसको ड्राई नहीं कर पाते एज़ कम्पेयर टू अदर सीजन्स, गर्मियों के स्पेशली इस मौसम में। तो इसमें कौन सा ऐसा इशू है जो हम नहीं सॉल्व कर पा रहे, जिसकी वजह से ख़वातीन में, बच्चों में, मर्दों में ये फंगल इन्फेक्शन जो कि स्टार्ट भी हो रहा है और फिर वो लॉन्ग टर्म भी जा रहा है?
जी, इसमें एक तो हाइजीन आती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही बाहर से आएँ या घर में भी आप हैं, पसीना आया हो, गर्मी है, आपको नहाना चाहिए। नहाएँ और जिस्म को खुश्क कर लें, ड्राई कर लें। अंडर आर्म्स ख़ासकर अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, इन एरियाज़ को ड्राई रखें, खुश्क करते रहें। कपड़े अपने रोज़ाना की बुनियाद पे धुलवाएँ। अगर आप अपने कपड़े नहीं धुलवाते तो याद रखें कि उसमें 4 मंथ्स तक फंगस स्टे कर सकती है, अगर आप उसका नहीं इतना ख़्याल करते। दूसरा ये है कि अपना जूते गीले ना रहने दें, अपने जो है पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो आपको एक दूसरे के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करनी चाहिए। टॉवल? टावल, पर्सनल बिलोंगिंग्स, पर्सनल वेरेबल्स में आपके कपड़े, जूते, टॉवल, ये सारी चीज़ें आती हैं। बेडशीट, बिस्तर वगैरह ये आपको सेपरेट ही रखने चाहिए, क्योंकि ये एक से दूसरे को ट्रांसमिट होती है, कंटेजियस डिजीज़ है। तो इसी तरह से इससे बचाव जो है मुमकिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम एक ब्रेक की जानिब जाएंगे। उससे पहले एक सवाल है, उसके बाद फिर हम फंगल इन्फेक्शन की डिटेल की जानिब जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, जो ये हमारे इनर क्लोथ्स हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, जो स्टूडेंट्स हैं या जो बाहर काम करते हैं, जो हमारे डेली वेजेस पे भी काम करने वाले नॉर्मल हजरात भी हैं, तो जो इनर क्लोथ्स हैं उनकी तब्दीली हफ्ते में एक या दो दफ़ा तक मैक्स हो जाती है। लोग डेली वेजेस पे या डेली बेसिस पे एक्चुअली अपने इनर क्लोथ्स को चेंज करना खास ज़रूरी नहीं समझते। वही पहना, अगले दिन वो खुश्क हुआ, फिर वही पहन लिया, फिर चले गए, फिर रात को उतारा, दिन खुश। तो ये जो रूटीन है ये किस कदर ख़तरनाक है? ये बिल्कुल काफ़ी ख़तरनाक रूटीन है, क्योंकि जो आपके इनर क्लॉथ्स हैं वही तो ज़्यादा आपकी बॉडी के साथ इन कांटेक्ट होते हैं, उनको चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी है और वो डेली की बुनियाद पे उनको धुलवाना चाहिए, मस्ट है ये। जो भी हो, मतलब आप बेशक आपके पास 2 इनर है, आपके पास 4 पेयर ऑफ इनर है। 2 कपड़े हैं, आप 2 उनको एक पहने एक धुलवाएं, मस्ट है ये आपके लिए। ठीक हो गया। ब्रेक की जम जाते हैं, वापस आते हैं और हम बात करेंगे अब ब्रेक के बाद आकर कि फंगल इन्फेक्शन किस तरह से आप अपने बॉडी पर जज कर सकते हैं कि यू आर इन फंगल इन्फेक्शन, आपका बॉडी पार्ट फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। खबरदार वापस आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, जो सिम्टम्स हैं फंगल इन्फेक्शन के, वो उसकी बेसिक कैसे आम लोग जान सकते हैं कि ये अब आपका ये बॉडी पार्ट जो है उस पर फंगल इन्फेक्शन हो चुका है? जी बिल्कुल, उसमें एक छोटा सा दायरा नुमा, एक कह लें, लोग उसको आम ज़ुबान में दद्दर भी बोलते हैं, गोल टिक्की की तरह या गोल निशान अपीयर होता है, तो उसको ददरी कहते हैं, लोग दद्दर कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन, रिंगवॉर्म भी उसे ही कहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस्म के किसी भी हिस्से पे बन सकता है और ख़ासकर अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स आजकल नमी की वजह से ज़्यादा बन रहा है और ये किसी भी एज में मुतासर कर सकता है। ज़्यादातर ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में, जैसे डायबिटीज़ वगैरह में, एल्डरली में, इनमें करता है। लेकिन अब जो है इतना रेजिस्टेंट किस्म का हमारे पास ये जरासीम आ चुका है और स्ट्रॉन्ग है कि ये अब अर्ली एज में भी आ रहा है, यानी हर एज को मुतासर कर रहा है और सीवियर आ रहा है। ट्रीट करना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने 3-4 चीज़ें बताई हैं, जो गोल दायरा जिसको रिंगवॉर्म और ददरी भी कहते हैं, पुराने ज़माने में एक मिथ हुआ करती थी कि सुबह सुबह उठते वक्त जो है अपना लुआब जो है वो आप अपने जो ददरिया बॉडी के ऊपर लगाएं तो उससे भी बेहतर हो जाता है। उसको खुश्क ना रहने दें, उसके ऊपर ऑयल लगा लें या जो घर में कोई भी तेल होता है वो लगा लें, तो उससे भी आपको क्योर मिल जाता है। क्या ऐसा कुछ है हकीकत में? नहीं, फंगस में मेरा ख्याल नहीं है। वो जो मिथ है और या सियाने कहते हैं कुछ, उसमें भी शायद कुछ हद तक हकीकत इस तरह हो कि वो हो सकता है वो एक्जिमा का पैच बनता हो। जो एक्जिमा होता है ना, वो भी ददरी की शक्ल में ही आता है। ये मतलब दोनों चीज़ें मिक्स भी होती हैं, बाज़ औक़ात नहीं पता चलता। तो उसमें फिर उसको खुश्क नहीं रहने देना चाहिए, उसको मॉइस्चराइज़र लगा के रखने से वो ठीक हो जाता था। वो एक्जिमा होगा मोस्टली। अच्छा, होम रेमेडीज़ भी डॉक्टर साहब हम अक्सर करते हैं कि देखें, जैसे आपने मॉइस्चराइजिंग करने की बात की है कि अपने उस बॉडी पार्ट को मॉइस्चराइज रखें। अब उसमें स्पेसिफिकली मेडिसिन कोई ऐसी होती है, कोई ट्यूब जो आपकी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ है, घर में कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम पड़ी है तो पकड़ के लगा लें? नहीं, आप सिंपल वाइट पेट्रोलियम जेली किसी भी फॉर्म में जो मिलती है, किसी भी कंपनी की ले लें, वो आपने सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र वही है। उसके अलावा आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लोशन फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है ना वाइट पेट्रोलियम जेली है। एक्जिमा और सोराइसिस, इन दोनों में काइंडली ज़रा फ़र्क बताइए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ये समझ ही नहीं आती कि ये जो छिलके बन रहे हैं ये एक्जिमा के छिलके हैं या ये जिस्म के ऊपर जो चेंज आ रहा है आपका ये कोई सोराइसिस है। तो दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है, काइंडली बताइए। जी, बेसिक फ़र्क दोनों में यही है कि जो सोराइसिस के बनते हैं ना निशानात, उनमें बिल्कुल सफ़ेद रंग के, जैसे मछली के चाने उतरे होते हैं, इस तरह के छिलके बनते हैं और ज़्यादा बॉडी के ऊपर और ज़्यादातर ये सर में आता है, कोहनियों पे, घुटनों पे, बैक पे, इन जगहों पे ज़्यादा आता है। और जो एक्जिमा है वो कहीं भी आ सकता है, लेकिन उसमें इस तरह मोटे मोटे छिलके नहीं आते, ठीक है। उसमें से पानी रिस रहा होता है और जो सोराइसिस है उसमें वो खुश्क छिलके होते हैं, उसमें पानी नहीं रिसता और हम उसको ज़्यादा खारिज करते हैं, नीचे से खून भी निकल आता है। उसके अलावा नाखून भी मुतासर हो जाते हैं, बाल भी मुतासर हो जाते हैं सोराइसिस में, जोड़ों पे भी हमला कर देती है ये बीमारी।
तो बाकी ये है कि मतलब ये बॉडी के अंदर सरायत करती है, अंदर तक जाती है जो सोराइसिस है? जी सोराइसिस अंदर तक इस सेंस में कि जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकती है, ये जोड़ों को। हाँ जी। अच्छा, अब एक तो हम बात कर रहे हैं जो हमें जाहिर हो जाती है, जो स्किन के ऊपर आपका इन्फेक्शन है। एक इन्फेक्शन है जो इनर स्किन इनसाइड इन्फेक्शन है। मतलब आप मिसाल के तौर पर मेरी बॉडी है, ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो बॉडी के नीचे मुझे इचिंग हो या वो रेडनेस समटाइम वो अपीयर होती है, ट्रिगर करती है और उसके बाद वो बैठ जाती है। तो क्या ये भी सोराइसिस या एक्जिमा की ही कोई शक्ल है या ये कोई और इनर इन्फेक्शन है? नहीं, ये जो इस तरह लीजन मतलब कुछ नमूदार होते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर ठीक हो जाते हैं, वो जैसे तफड़ आम ज़ुबान में लोग कहते हैं, उसको छपाकी कहते हैं, वो अर्टिकेरिया होता है। वो एलर्जी की एक और किस्म है, वो इन्फेक्शन नहीं है, वो अर्टिकेरिया होता है बेसिकली। वो एंटी एलर्जिक उसमें ज़रूरी होते हैं और अर्टिकेरिया की अपनी वजूहात हैं बहुत सारी, खाने पीने में, दवाइयों से, मौसम से, बहुत सारी वजह। डॉक्टर साहब, अभी आपने हमने बात की है तो मुझे ये बात याद आई, जब कोविड आया था तो कोविड के दौरान मैंने एक्सपीरियंस किया पर्सनली भी, और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को भी देखा कि जिन जिन लोगों ने डोजेज़ लगवाई थी उनको स्किन इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हुए, उनको हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा हुए। लेकिन हम क्योंकि हम स्किन की बात कर रहे हैं तो जो स्किन के ऊपर की आपकी एलर्जी है वो, और जो इनसाइड स्किन के अंदर की एलर्जी है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को रिपोर्ट हुई है। क्या इस बात में हकीकत है? आपके पास कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिनमें लोगों ने हवाले दिए हों, कोविड की डोजेज़ को कनेक्ट किया हो अपनी एलर्जी के साथ? जी, लोग तो मतलब रिलेट करते ही हैं अपनी हिस्ट्री, स्किन पे कुछ भी हो जाए उसको ज़रूर रिलेट करते हैं किसी से, लेकिन हकीकत में इसका ताल्लुक है नहीं। लेकिन कोविड क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है था और उसके वैसे बॉडी पे निशानात किसी भी वायरल इन्फेक्शन में बन सकते हैं, रेड कलर के दाने बन सकते हैं, लेकिन इस तरह बाद में पोस्ट कोविड को स्किन इन्फेक्शन रिपोर्ट नहीं हुए। अभी आजकल देखने के सीज़न हम देख रहे हैं और जिस तरह से केसेस रिपोर्ट सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में भी चीज़ें चल रही हैं, आप इन पर्सन मुझे बताएं, आप यहाँ पर डील कर रही हैं पब्लिक को, तो मुझे बताइए कौन कौन से पेशेंट्स आप डील कर रही हैं और ज़्यादातर कौन से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? जी, स्किन के हर किस्म के ही डिजीज़ के पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास। इन्फेक्शन इस सीज़न में, हाँ जी, इस सीज़न में बिल्कुल फंगल इन्फेक्शन के आ रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चों में काफ़ी ज़्यादा, ये जो इधर फोड़े फिंसियाँ वगैरह बन रहे हैं, गर्मी दाने जिसे हम मिलेरिया कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो इतना सीवियर होता है कि लोग उसको पहचान नहीं पाते कि ये गर्मी दाने ही हैं, वो कुछ और डिज़ीज़ समझ के कि ये कुछ डेंजरस है वो हमारे पास आ रहे हैं। बाकी वायरल इन्फेक्शंस भी हैं, मोस्टली यही आ रहे हैं हमारे पास। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताइए, मिसाल के तौर पर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी बॉडी के ऊपर ये रिंग बन रहा है और हमारे प्रोग्राम की वसात से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या कहीं से लोगों को ये पता हो कि हाँ ये इसको रिंग वॉर्म कहते हैं या ये फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है, और एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड पर्सनली भी और मैंने लोगों को भी देखा है कि वो बढ़ता चला जाता है, उसका दायरा बड़ा होता चला जाता है। तो मुझे बताएं फौरी तौर पर जो है जो उसके क्योर के लिए क्या करना ज़रूरी है? जी, फ़ौरी तौर पे एक तो उसको एरिया को आप रूटीन में जैसे वाश करते हैं करते रहें। हमारे यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोग समझते हैं स्किन के ऊपर कोई भी डिज़ीज़ या इन्फेक्शन है उसको वाश नहीं करना, उसको पानी नहीं लगना चाहिए, ये गलत कॉन्सेप्ट है। स्किन वाश करनी चाहिए, हर इन्फेक्शन में, हर बीमारी में वाश करनी चाहिए। जितना वो आप रूटीन में वाश करते रहेंगे तो जरासीम धुलता रहेगा और इन्फेक्शन जल्दी ठीक होगा। और दूसरा, उसको खुजाने से परहेज़ करें। ख़ारिश होती है तो कोशिश करें उसको ख़ारिश ना करें, वो ख़ारिश करने से बढ़ता जाएगा। दूसरा, खुश्क रखें जिस्म को, हवादार और मतलब बारीक सूती और हवादार कपड़े पहने, जूते भी अपने खुश्क रखें। जैसे पहले भी मैंने बताया कि एक दूसरे के साथ अपनी बिलोंगिंग्स जो हैं वो शेयर ना करें। मतलब कपड़े, टावल, अपने जो भी इनर कपड़े हैं, ऊपर वाले कपड़े सारे अलग रखें। अलग रखें, बिल्कुल अलग रखें। इनको वॉश करवाते रहें डेली की बेस पे, और इस तरह का आपको बन जाता है कोई दाना तो आप फौरी जो है अपने करीबी क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट से रब्ता करें। ख़ुद से लेके कोई मेडिकल स्टोर से क्रीम, ज़्यादातर वो स्टीरॉइड की क्रीम्स दे देते हैं, स्टीरॉइड से ये फंगस बिगड़ जाती है, फिर हमारे लिए भी ट्रीट करनी मुश्किल हो जाती है। तो खुद से तो ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करनी कि आप लेके लगा लें। और आप अनक्वालिफाइड और अनलकीली हमारे को एक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो अनक्वालिफाइड के पास बेशक ना जाएं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं। हमारे फैसलाबाद में माशाल्लाह 3-4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सब में क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं और अब तो अद्वियात भी मुयसर हैं हमारे हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर साहब, लेकिन आपने देखा है कि जो हमारे शहर के कुछ ऐसे इलाके हैं जो शहर से थोड़ा दूर होते हैं, मतलब इनफैक्ट हम शहर के अंदर की भी बात करें तो कुछ लोगों के गली मोहल्लों में, कॉर्नर्स में, कॉलोनियों के कॉर्नर्स में वहाँ पर क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पर जनरल फिजिशियंस बैठे होते हैं और वो अपने हिसाब से कोई भी मेडिसिन दे देते हैं।
कई लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है, मतलब कुछ ऐसी बेसिक बीमारियां जिनका आपको इलाज जो है वो उनकी 2-4 गोलियों से हो जाता है, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो क्या इस किस्म की जो स्किन डिजीज़ जो सबसे सेंसिटिव मामला है, ऐसे मामलों को भी अगर आप अपने जो रूटीन डॉक्टर को दिखाकर अगर आपका एक ट्रस्ट बिल्ड है, चेक करा लें तो वो ठीक हो जाता है, या स्पेशली डर्माटोलॉजिस्ट जो है उसके पास पहुँचना ज़रूरी है? ये पहले जो फंगस होती थी ना 8 से 10 साल पहले, वो सिर्फ लगाने वाली क्रीम से ठीक हो जाती थी, तब हमें खाने वाली दवाइयों की तरफ नहीं जाना पड़ता था। लेकिन अब जो है वो फंगस इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि हमें खाने वाली दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। अब पता नहीं कि जो मतलब जीपीज़ वगैरह हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं हमारे, वो इस तरह एंटी फंगल खाने वाली दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। लगाने वाली दवाइयों की हद तक तो ठीक है, अगर उससे ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर बहुत फैल चुका है फिर आपको खाने वाली दवाई की तरफ जाना लाजमी है। नहीं जाएंगे तो हमारे पास तो मरीज़ साल 2-2 साल के बाद भी रिपोर्ट होते हैं कि डॉक्टर साहब इसको 2 साल हो गए हैं, मेरी ये वो जान लेके चल रहे हैं। लेके चल रहे हैं। वो यही कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा ना, इस वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पहले ब्रेक की जानिब जाएँ, मैं जैसे अब आपने ट्यूब्स और बाकी जो मेडिसिन उसके हवाले से बात की है, तो जब मार्केट में जो फार्मूला ट्यूब्स हैं जो आप मिलती हैं, क्या वो वाकई में फ़ायदेमंद होती हैं जो हम खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, या वो नुकसानदेह होती हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत सेंसिटिव इशू है जो आपने हाईलाइट किया है। ये नुकसानदेह होती हैं, इनका वक्ती फ़ायदा ज़रूर होता है, और हमारी यंग जनरेशन है, बच्चियां हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं इसकी तरफ के रंग गोरा करना है, लेकिन अल्टीमेटली ये नुकसानदेह होती हैं। मौजज़ाती तौर पे वो हो सकता है रंग गोरा कर देती हों, लेकिन उससे आपकी स्किन बहुत ख़राब होती है, दाने बनने लग जाते हैं, चेहरे पे बाल आते हैं, स्किन पतली हो जाती है और बेतहाशा मसाइल बनते हैं। और वो फिर हमारे से भी, जब हमारे पास फिर आते हैं ना इन साइड इफ़ेक्ट्स के साथ, हमारे से भी वो ट्रीट करने मुश्किल हो जाते हैं पेशेंट। तो डॉक्टर साहब देखिए, ये तो अब जैसे इंस्टेंट चेहरा गोरा हो गया, इंस्टेंट चेहरे की छाइयाँ चली गई हैं, वो सारा कुछ है, तो देखें अगर इंस्टेंट लोगों को ये चीज़ें मिल जाती हैं तो ट्रस्ट तो बिल्ड हो जाता है। तो आपके कहने के मुताबिक ये बड़ा शॉर्ट टर्म इसका पीरियड होता है? बहुत शॉर्ट टर्म नहीं होता जी, हफ्ता 10 दिन में आ तो जाता है रिजल्ट। मुल्तानी मिट्टी वगैरह, सॉरी आपकी बात में ऐड कर रहा हूँ कि मैंने ये भी सुना है कि कई ख़वातीन मुल्तानी मिट्टी मंगवाती हैं, ये मुल्तानी मिट्टी चेहरे पर लगाने से चेहरा गोरा हो जाता है, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढती हैं, वो सही मिलती है नहीं भी मिलती। ये आप मुझे बताएं, क्या मुल्तानी मिट्टी, हम असल की ही बात करते हैं, तो वाकई चेहरे के लिए फ़ायदेमंद है? आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल मेरा नहीं ख्याल। सही है, ठीक हो गया। सो इन द एंड डॉक्टर साहब क्या पैगाम देंगे? देखें सारी यूथ आपको देख रही है, ख़वातीन, बच्चे जो अपनी स्किन को लेके बहुत सीरियस भी होते हैं, और समटाइम इस तरह के जो आज का हमारा टॉपिक है, जो एक्जिमा है, सोराइसिस है, या स्किन के और भी मसाइल हैं, उनको लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं, लेकिन वो दरगुजर कर जाते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं उसकी सीरियसनेस को। क्या कहेंगे उनको स्पेशली? जी मैं यही कहूँगी कि स्किन के इश्यूज़ को इग्नोर ना किया करें। थोड़ा थोड़ा तो लेके लोग चल रहे होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर के पास तब पहुँचते हैं जब वो ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। वो मसला उनको सालों से चल रहा होता है, लेकिन हमारे पास आके कहते हैं डॉक्टर साहब इसको 1 हफ़्ते के अंदर ठीक कर दें। वो मुश्किल हो जाता है कि बीमारी इतनी लंबी चल रही है, वो अब 1 हफ़्ते में ठीक कैसे होगी। तो अपनी स्किन का ख्याल रखा करें। इस एक जो गोरा रंग सब कुछ नहीं होता, आपकी बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल स्किन होनी चाहिए, वही आपकी खूबसूरती की अलामत है। बाकी अपना ख्याल रखें, और अपनी हाइजीन का खासकर इन्फेक्शन के हवाले से ज़रूर ख्याल रखें। और कुछ भी आपको जिस्म पे कोई निशान वगैरह बनते हुए नज़र आते हैं तो अपने किसी भी करीबी डॉक्टर, और अगर डर्माटोलॉजिस्ट अवेलेबल है तो करीबी डर्माटोलॉजिस्ट से रब्ता करें। डॉक्टर साहब, अब बारिश का पानी, अब देखें बारिशें हो रही हैं और बच्चे बारिश के पानी में नहाते हैं, हम अक्सर इस बात पे बात करते हैं, लेकिन ये बात जितनी ज़्यादा हो उतनी ही बेहतर है आम आवाम के लिए। बच्चे नहा रहे हैं, बड़े भी नहा रहे होते हैं, गलियों में पानी, गटरों का पानी इकट्ठा होता है, वो मिक्स होता है, और बच्चे बीच में तैर भी रहे होते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़ा इस किस्म का शुगर लग रहा होता है। तो ये कितना बड़ा कॉज ऑफ इशू बनता है, स्पेशली स्किन डिजीज़ के हवाले से? जी बिल्कुल, बारिश के मौसम में स्किन डिजीज़ इस वजह से भी बढ़ जाती हैं कि पानी खड़ा होता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें ऐसे मतलब नंगे पाँव या वैसे भी बारिश के पानी में चलने से कोई कीड़ा वगैरह काट जाए तो उससे भी जल्द के ऊपर इन्फेक्शन हो जाएगा आपका। और मच्छर का सीज़न हो, मच्छर आ जाएंगे ज़ाहिर है बारिश की वजह से, मच्छरों के काटने से भी जल्द पे दाने वगैरह बन जाते हैं। मंकी पॉक्स का कुछ है डॉक्टर साहब आपके इल्म में? क्योंकि हमारे इल्म में एक केस अभी गुज़श्ता कुछ दिनों में रिपोर्ट हुआ है पाकिस्तान में, कैरियर जो के हैं बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुँचे हैं, तो उनमें मंकी पॉक्स आइडेंटिफाई हुए हैं। तो इसकी भी अलामत काइंडली बता दें कि अगर देखने वालों के इर्द गिर्द में कोई भी हो तो उनको भी पता हो कि ये मंकी पॉक्स की अलामत है। हाँ जी, मंकी पॉक्स का हाँ जी एक ही केस रिपोर्ट हुआ है। प्रीवियसली भी शायद 2-4 केस पिछले साल रिपोर्ट हुए थे, ज़्यादा नहीं। उसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि क्योंकि आप उसका कोई ना कोई आसपास कैरियर होगा तो आपको होगा। ये नहीं कि आपके कोई भी 2-4 दाने निकले हैं तो आप परेशान हो जाएं कि शायद मंकी पॉक्स है।
मोंकी पॉक्स का पेशेंट आपके पास होगा तो आप अफेक्ट हो सकते हैं। उसमें दाने बिल्कुल एकदम ऐसे छाले से बनते हैं और एक दफ़ा में बन जाते हैं। उसको हमने चिकन पॉक्स से बेसिकली डिफ्रेंशिएट करना होता है कि चिकन पॉक्स में पेट वगैरह के ऊपर दाने पहले बनते हैं, इसमें जो है वो बाजुओं पे पहले बनते हैं, बगलों में गिल्टियाँ बन जाती हैं, बुखार होता है, मरीज़ काफ़ी ज़्यादा सिक होता है। चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं होता, वो ज़रा उसमें ये गिल्टियाँ भी नहीं बनती और जो दाने हैं वो एकदम से नहीं सारे निकल आते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। खबरदार हज़रात, आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन पर, इसकी अलामत पर और इसके क्योर पर, और आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि आपके बॉडी के ऊपर सोराइसिस, जिसको चंबल कहते हैं, या एक्जिमा है, या और भी कोई जल्दी इन्फेक्शन आप आइडेंटिफाई करते हैं, और कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आज इस हवाले से बात हो रही है। आगे बढ़ते चीज़ें शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरदार प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह आप और मैं बखूबी जानते हैं कि मौसम की तब्दीली सभी के लिए अजीब है इस बार, और जहाँ भी बीमारी की बात की जाती है तो उसमें डाइट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एंड एवरीबडी नोज़ कि उसके अंदर आप कौन सी चीज़ आपको खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं, अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ या किसी भी बीमारी से रेलिवेंट, वो कुछ लोगों को पता होता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। और वैसे भी हमारी होम रेमेडीज़ होती हैं हमारे घरों में, हमें पता होता है कि जनाब पेट दर्द है तो जनाब चावल नहीं खाओ या बाहर की चीज़ें मत खाओ, ठीक है, और चीज़ें भी होती हैं, सख्त चीज़ें मत खाओ, नरम ग़िज़ाएँ खाओ। तो ये चीज़ें हमारे घरों में जो रूटीन चल रही होती है हम उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट डिजीज़ किन चीज़ों को खाना है, किन चीज़ों को नहीं, वो आप और मैं हम नहीं जानते, लेकिन जो डाइटिशियंस, जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो बखूबी जानते हैं। सो हम हफ्ज़ा नज़ीर साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हफ्ज़ा नज़ीर हमारी बेस्ट डाइटिशियन फैसलाबाद हैं और सोशल मीडिया शख्सियत हैं और अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम्स भी करती हैं, खिदमत खल्क भी कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम डिफरेंट टॉपिक्स पर इनसे डिस्कशन भी करते हैं। सो प्रोग्राम में वेलकम करते हैं मिस हफ्सा को। कैसे हैं, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है, थैंक यू। प्लेयर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जब आप जो आम आवाम होती है उसकी भलाई का काम कर रहे होते हैं तो उसको उसकी अप्रिसिएशन देनी चाहिए, आई मस्ट से। सो वेरी वेल डन। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, अभी आजकल सीज़न मानसून है और फंगल इन्फेक्शन जो हमारे आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। हमारे प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हम डॉक्टर नादिया थी, उनसे मुलाकात की हमने और उनसे हमने रिपोर्ट जानी, तो शी सेड के नॉर्मल पिछले साल से इस साल जो फंगल इन्फेक्शन या सोराइसिस या एक्जिमा के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। सो रीज़न बताई गई कि मॉइस्चराइज नहीं लोग अपनी बॉडी को रख पाते और स्वेटिंग होती है और ज़ाहिर है मौसम भी अजीब सा है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इस सारी चीज़ में डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? जहाँ तक बात है एक्ज़मा और सीरियोसिस की, इसमें तो मेरा ख्याल है कि 95% डाइट और 5% इन्वायरमेंट है। एक्ज़मा जो ट्रिगर होता है, मैं आपको बताऊं कि हमारी 95% ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इन डिसऑर्डर्स का नाम है कि आपका अपना कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम आपको खुद इफ़ेक्ट कर रहा होता है। इसमें क्या होता है, मोस्टली अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आपकी इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में चले जाते हैं। मतलब सारा गट का रोल है। गट हेल्दी नहीं है, बहुत सारी खाने वाली चीज़ें जो नहीं खानी वो अनडाइजेस्टेड थी, फूड पार्टिकल्स गट से ब्लड में चले गए और आपका ब्लड में फ़ौरन से ट्रिगर हो गया और ऑटोम्यून रिस्पॉन्स हो गया आपकी बॉडी का। और इसमें हर बंदे को डिफरेंट फूड के साथ हो सकता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनको एग खाने से ट्रिगर हो जाता है, बहुत सारे मैंने पेशेंट्स देखे हैं जिनको मटन खाने से ट्रिगर नहीं होता, बीफ खाने से ट्रिगर हो जाता है, बॉडी पे दाने, रैशेस वगैरह फील आते हैं, फ़ौरन से जो है वो रिएक्शन हो जाता है, दाने बन जाते हैं। डिफरेंट है, सिर्फ स्किन की एलर्जीज नहीं हो सकती, इसमें बहुत सारी और सिम्टम्स भी आते हैं, स्किन से हट के भी सिम्टम्स आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि 95% रोल जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपकी डाइट का है। और जहाँ तक हम फंगल इन्फेक्शंस की बात करते हैं उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर ज़्यादा हैं। तो लेकिन जैसे मैं और आप किसी एक सरफेस पे बैठे हैं, आप किसी सरफेस पे बैठे हैं, वही अगर फंगल इन्फेक्शन यहाँ पे मौजूद है और आपका कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम अच्छा है, आपकी अच्छी इम्यूनिटी है, आप अच्छी डाइट खा रहे हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन आप इधर ही छोड़ के चले जाएंगे, ये आपके साथ घर तक नहीं जाएगा। आपकी इम्यूनिटी, आपका कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम इसको यहाँ से ब्लॉक कर देगा। तो ये मेरा ख्याल है कि 95% यहाँ भी आपकी डाइट का रोल है। आप वही हैं जो आप खाते हैं, आप किस तरह की डाइट खा रहे हैं, और फंगल इन्फेक्शन होने के बाद आपने किस तरह की डाइट खानी है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुझे बताइए कि फंगल इन्फेक्शन डायग्नोज हो गया, बॉडी पार्ट पर अपीयर हो गया, आपको नज़र आ गया और आप मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन अब उसके अंदर डॉक्टर जो एक बेसिक डाइट है वो तो बताते हैं, लेकिन क्या नहीं खाना,
ठीक है, स्पेसिफिकली मैं आपसे लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं क्योंकि यू आर द स्पेशलिस्ट ऑफ द डाइट, सो डेफिनेटली जो आप चीज़ रिकमेंड करेंगे लोगों को वो ज़्यादा बेहतर होगा। आम लोग शहरों से बाहर गांव देहातों में भी लोग मौजूद होते हैं जिनको नहीं पता होता, और वो जो भी घर में मसाले चल रहे हैं, मिर्चें चल रही हैं, घरों में तेज़ मिर्चें लोग खाने के आदी होते हैं, तो क्या अगर ये मैं कहूँ कि तेज़ मिर्चें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती हैं आपकी एलर्जी को ट्रिगर करने में, तो इज़ दैट राइट? जी, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत सारे लोगों को जिनको सिरोसिस होता है वो इधर से मिर्चें खाते हैं और उनको 15 से 20 मिनट बाद जो है वो रिस्पॉन्स बॉडी पे आ जाता है। वो जो बड़े बड़े दाने हैं और जो बड़े बड़े रैशेस किस्म के जो हैं वो बन जाते हैं। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस बंदे को कौन सी चीज़ ज़्यादा एलर्जी कर रही है। ये लोगों को नहीं पता होता कि मेरी कौन सी चीज़ ख़राब कर रही है मुझे। तो वो आपने सेल्फ डायग्नोज करना है। जैसे ही आपने खुद खाया है, आपने एक लिस्ट बनानी है, डेली आप जो खाएं उसके बाद अपना ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स देखें कि आपको ये खाने के बाद हुआ है या नहीं। एक चार्ट बना लें। चार्ट बना लें, एक अच्छा सा चार्ट बना लें, और जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं सबसे पहले उसमें मोस्टली जो चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं हाई और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, हाई शुगर्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें जितनी भी बेकरी आइटम्स आ जाती हैं, जितना भी प्रोसेस्ड आ जाता है, और बेकरी आइटम्स में क्योंकि शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को कैफ़ीन बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही होती है। जैसे कैफ़ीन सिर्फ चाय और कॉफ़ी में नहीं होती, कैफ़ीन बहुत सारी बेवरेजेज़ हैं हमारी आजकल मार्केट में, बहुत सारे सोडाज़ और बहुत सारी बेवरेजेज़ हैं, बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स बिकती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैफ़ीन मौजूद होती है, वो बहुत सारे लोगों को रिएक्ट कर रही होती है। उसके बाद लोकल मसाला जात जो आम मतलब लोकल जगहों पे जो खाने बिकते हैं जिसमें फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड की बात करें। हाँ, फास्ट फूड डेफिनेटली उसमें तो इतना सारा ट्रांस फैट है, वो तो आपको रिएक्ट करेगा। इसके साथ जो डेफिनेटली मिर्चें और गलत किस्म के स्पाइसेस होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप होम में स्पाइसेस की बात करते हैं, जैसे कोई जिंजर है, गार्लिक है, या ज़ीरा है, या सिनामन, दालचीनी है, या बड़ी इलायची है, ये तो इन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन इसको आपने लेना किस तरह से, कावे की फॉर्म में लेना है, घर पे बना के लेना है, या इनको आप फूड में अपने घर में ऐड कर सकते हैं। तो जो दूसरी, हाँ, जहाँ तक आप स्पाइसेस की बात कर रहे हैं तो मिर्चें बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती हैं सीरियसली। इसमें फिर मैंने जैसे कि हमें मेरे इल्म में भी है और डिस्कशन में भी पता चला है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, रिकवरेबल, और उस लॉन्ग टर्म प्रोसेस में देखें एक चार्ट बनाना, उसको फॉलो करना आम आदमी के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। लोग वैसे भी इग्नोर भी कर देते हैं, ठीक है, मतलब अगर 2-4-5 दिन मेडिसिन खाइए और अगर हल्की सी भी आपको पैच आपका क्लियर लगता है तो आप कहते हैं यार मैं ठीक हो गया हूँ, ठीक है, दोबारा से वो खाना खाना शुरू कर देते हैं कि हम जो है वो ठीक हो गए। अगर आपको कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी है ना और आप उसको ठीक करना चाहते हैं, या आपको कोई भी लाइफ टाइम बीमारी है, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखें, उसमें रोल 100% आपकी फूड का है। अगर आप अपनी फूड कंट्रोल कर लेते हैं ना तो वो प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम आगे से रहेगा नहीं, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दवाई की आपको ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको प्रॉब्लम आ जाता है ना। तो आप अपनी लिस्ट बनाएं। सबसे पहले तो आपने अपना कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम अच्छा करना है, उसमें विटामिन सी वाली ग़िज़ाएँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लाइक आम बताएं तो खट्टे फल, जितने भी खट्टे फ्रूट मौजूद है, उसके साथ लीमू पानी अगर हम नॉर्मल ला के शिकंजबी पीना शुरू करें, शिकंजवी हम पीना शुरू करें। उसके साथ साथ विटामिन डी, धूप में बैठें रोज़ाना, सुबह की धूप लें। विटामिन डी जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध और दूध से बनी हुई है, उसमें विटामिन डी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है। अच्छी वाली प्रोटीन जैसे कि दालें हैं हमारे पास, लोबिया है हमारे पास, चने हैं, अंडे हैं, अच्छी वाली प्रोटीन खाने से भी आपका कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम अच्छा होता है। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि इस अंडा खाने से आपको एक्जिमा या सोरियासिस हो ना रहा हो। अगर आपको रिएक्ट नहीं कर रहा, फ़िश है बहुत अच्छा सोर्स है, चिकन है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ स्पाइसेस जैसे जिंजर की बात करते हैं, अदरक और लहसुन बहुत अच्छा है इन पेशेंट्स के लिए। इस्तेमाल जैसे गार्लिक खाना है तो एक कच्चा क्लोव सुबह के उठ के खा लें। जिंजर लेना है, मतलब लहसुन का एक वैसे कच्चा जो है वो लहसुन आप खा लें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप खुद भी खाना शुरू करेंगे, सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, वेट लॉस होता है, पेट पे फैट कम होता है, बॉडी में से बुरी फैट जाती है और बहुत सारी इन्फ्लेमेशंस बॉडी में कम होना शुरू हो जाती हैं। जिंजर का इस्तेमाल करें, अदरक का कावा सुबह शाम बना के लेना शुरू करें। हल्दी का इस्तेमाल करें, एक चुटकी सुबह शाम दूध में मिला के आपने लेनी है या आपने पानी में मिला के लेनी है, तो सिरोसिस के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ साथ तुख मलंगा जो है वो सिरोसिस के पेशेंट्स के लिए, फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अपने से 10 गुना ज़्यादा पानी स्टोर करता है। तो ये लेने से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छे सोर्स मौजूद है जिसे हम गुड फैट कहते हैं। तो इससे जो है वो आपका रिएक्शन जो है, आपको एलर्जी हुई है, वो कम हो सकती है। एक ब्रेक की जान जाते हैं, वापस आते हैं और एक बड़ा ही अहम सवाल मेरे पास है वो उन तमाम लोगों के लिए
जो डाइट को बहुत प्रायोरिटी करते हैं लेकिन समवेयर समहाउ इग्नोर कर जाते हैं। और क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्किन डिजीज़ है और स्किन डिजीज़ में डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रेक की जाने जाते वापस आते हैं और डॉक्टर हफ्सा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। खवातीन वापस आ चुके हैं और अभी गुज़श्ता कुछ दिनों में आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो हरकत में देखी और लोगों ने उस पर अपनी कुछ लोगों ने तनकीद की और कुछ लोगों ने अपने अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस भी उसमें ऐड किए कमेंट्स की सूरत में कि चावल उसके ऊपर अगर आप दही डालकर खाएंगे तो वो आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इस हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन डॉक्टर हफ्जा से हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, आपने भी वो वीडियो देखी होगी और बड़ी उसने गर्दिश की और लोगों ने कहा कि हमारी तो ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं। मतलब चावल के ऊपर रायता डालकर खाना एक हसीन कम्बिनेशन है जो कि निगलेक्टेबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो खुद चावलों को रायते के बगैर खा ही नहीं सकती। बहुत ही ये कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन एज अ डाइटिशियन जब हम इसकी बात करते हैं या आप किसी भी फूड एक्सपर्ट ओपिनियन दें। फूड एक्सपर्ट की बात करते हैं तो हम जब भी अपनी प्लेट बनाते हैं तो उसमें पोर्शन साइज रखते हैं। मतलब इतने कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, इतनी प्रोटीन होनी चाहिए, इतना फैट होना चाहिए। चावल है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स। चावलों के साथ आप दही खा रहे हैं तो आपको 2 एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं। तो आपको प्रोबायोटिक्स मिल रहे हैं। आजकल आपको पता है लोग 10-10 हज़ार के प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स खा रहे हैं जवान होने के लिए। तो अगर आप उसको रायते की फॉर्म में खा रहे हैं तो उसका आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा, दही में प्रोबायोटिक के साथ साथ इतनी अच्छी प्रोटीन मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, विटामिन डी मौजूद है। तो आप प्लीज़ सैलड भी यूज़ करते हैं। और रायते के अंदर और होता क्या, हम एक चटनी डाल लेते हैं, ग्रीन स्पाइसेस डाल लेते हैं उसके साथ जो है वो मैं समझी थी रायता सिर्फ आप वो पतले वाले की बात करें, लेकिन आप वो दूसरे वाले रायते की बात करें और हम सैलड खाते हैं तो हमारा फाइबर का पोर्शन पूरा हो जाता है। चावल, दही और सैलड खाने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपकी प्लेट कंप्लीट होती है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर साहब कहते हैं जी चावल छाड़ दे, चावल छाड़ दो भाई, चावल नहीं खाने आपने सबसे पहले चावल से मना करते हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब एक तरफ जब आप कह रही हैं कि एक बेहतरीन सोर्स है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन सेकेंडली आप अगर कोई भी डॉक्टर, जनरल फिजिशियन सबसे पहले बीमार को कहता है आपने चावल नहीं खाने, तो ऐसा क्यों? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा एक्सपर्ट डॉक्टर बैठ के ये कहता होगा। ये मोस्टली नीम हकीम कहते हैं या कोएक्स कहते हैं जिनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वही कहते हैं। सिर्फ चावल नहीं कहते थे, सिर्फ चाय भी छड़ दे। दो चीज़ें हैं कि हमारे पाकिस्तान में दुनिया में कि हर बीमारी की जो जड़ है उसको चावल और चाय को समझा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चावल आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैटर करता है आप उसको किस फॉर्म में खा रहे हैं। ठीक है, बुरा है आपके लिए जब आपने सुबह दोपहर शाम बाहर की बिरयानियाँ खानी है या बाहर ठेलों पे लगे हुए आपने मीठे चावल खाने हैं, वो आपके लिए चावल वगैरह भी बहुत आपको रोड साइड पे मिलते हैं। चावल रोड साइड पे जो मिलते हैं उसमें डिफरेंट किस्म के मसाले यूज़ किए जाते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। लेकिन अगर आप बिरयानी या पुलाव भी खाना चाहें, उसको भी आप एक स्पेसिफिक पोर्शन, मतलब अपनी प्लेट का एक पोर्शन चावल का साथ सैलड का बना के खा सकते हैं और साथ रायता भी खा सकते हैं उसके साथ। मतलब अब आप ये टेंशन जेन से निकाल दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं, रायता जी भर के खाएं, ऐसा ही जी? बिल्कुल खा सकते हैं चावलों के साथ, और उसके साथ जो उबले हुए चावल वो ज़्यादा बेहतर हैं। और इसके अलावा हम चावलों की एक कांजी बनाते हैं, पूरी रेसिपी है प्रोबायोटिक्स बनाने की। अगर आप वो लें तो आप तो दुनिया की 1000 बीमारियों से बच सकते हैं। प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए आप देखने वालों को। कांजी जो है वो स्पेसिफिक एक फर्मेंटेड मेथड होता है, उस पर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके साथ ऑडियंस हमारे साथ ट्यून रहे, हम इंशाल्लाह स्पेसिफिक इसके लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे कांजी किस तरह से बनाई जाती है। तो चावलों की जो हम प्रोबायोटिक फॉर्म जो है उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो प्रोबायोटिक्स है, उसमें बहुत अच्छे बैक्टीरिया हैं। आपको आपकी कहते हैं ना आजकल गट इज़ योर सेकंड ब्रेन, आपका निज़ाम आपका दूसरा दिमाग है। आपकी जितनी भी निज़ाम की बीमारियां उससे ख़त्म हो जाती हैं। सही हो गया। इन दी एंड इससे पहले हम प्रोग्राम को ख़त्म करें, मौसम गर्मा है और मानसून है और लंबी बारिशों का सिलसिला है, स्वेटिंग है, हब्स है और ऑफ कोर्स जिस समय नमकियात की कमी रहती है लोगों को। अब मुझे इसका बहुत आसान सा सोर्स बता दें, क्या जो नींबू पानी ही ज़रूरी है या और भी चीज़ें ली जा सकती? जितने भी हाइड्रेटेड फ्रूट्स हैं, वो फ्रूट जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा है, अल्लाह ताला ने जो मौसम बनाया है उसके साथ वो फल भी बनाए हैं, वो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं। उसके साथ नींबू पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसमें काले नमक का आप इस्तेमाल करें। तुख मलंगा बहुत अच्छी फॉर्म है जिसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मौजूद है। कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है, कोकोनट वैसे खाने से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन होती है। लस्सी बहुत अच्छी है आपके लिए, दही बहुत अच्छा है, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा और ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि आम तौर पर आसानी से खरीदी जा सकती हैं। हमारे घरों में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। खबरें ज़रा प्रोग्राम खत्म करते हैं। डॉक्टर हफ्सा नज़ीर हमारे साथ मौजूद थी एंड ऑफ कोर्स शी इज़ द डाइटिशियन और आज का हमारा टॉपिक
फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस जिसको चंबल कहते हैं, और एक्जिमा, ये वो स्किन की बीमारियां हैं जो आजकल के इस सीज़न में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। तो हमने डॉक्टरी एतबार से किस तरह से वो बॉडी के ऊपर रिएक्ट करती हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और आपने फौरी तौर पर अगर उसका इलाज करना है या करवाना है तो किस तरह से आपने फौरी तौर पर डॉक्टर्स के साथ रुजू करना है, वो चीज़ें शामिल की। और उसके बाद फिर हमने आपको डाइट्स भी बताई कि कौन कौन सी डाइट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जब आप जिल्द की बीमारी में मुब्तला होते हैं। आप मसाले हल्के खाएं, आप शुगर कम लें, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, और कई लोगों को शायद बीफ भी ट्रिगर करता होगा, कई लोगों को जो मटन है वो ट्रिगर करता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-4-5 दिन चीज़ें खा पी के देखें, किसी चीज़ को छोड़ लिया, किसी चीज़ को खा लिया, और फिर आपको आइडिया होगा ओके मुझे अंडे से एलर्जी हो रही है या मुझे बीफ खाने से एलर्जी हो रही है। वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी से तर्क कर दें और अपने डाइट को अच्छे से लेकर के चलें। आई होप कि आज के प्रोग्राम की वसातत से ये जो पैगाम हमने आप तक पहुंचाया है, इट वाज द अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम, और ये आगाही प्रोग्राम आपके लिए ज़िंदगी में फ़ायदेमंद होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।